गाइस ये है मेरी यामा MT-15। अभी ना इसमें ओडोमीटर की रीडिंग हो चुकी है 11,350, मतलब 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। तो आज इसका लॉन्ग टर्म यूज़र रिव्यू करते हैं कि भैया 10,000 किलोमीटर में ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लगी, और क्या अभी 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक आपके लिए अच्छी हो सकती है। वो सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सर्विस कॉस्ट कितना आया, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, अभी तक इसमें कितने पैसे लग चुके हैं 10,000 किलोमीटर में। और भाई 10,000 किलोमीटर छोटा सा नंबर नहीं होता, 10,000 किलोमीटर बहुत होते हैं। 1 साल से ऊपर की ओनरशिप हो चुकी है। इसका मैंने इनिशियली भी रिव्यू करा हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पहले तो आपको बता दूं, ये जो कलर है, ये देखो ऑरेंज व्हील है, साथ में पूरा ब्लैक है, गोल्डन USD दिए गए हैं। तो ये पूरा जो कलर है मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा फंकी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं लगता, एक मिडिल में आता है। और ये बाइक वैसे भाई स्पोर्टी लुकिंग की है, तो यार सभी यंगस्टर्स या सभी जो जेनजी है उनकी फेवरेट है। तो कुछ तो बात है इसमें लुक्स को लेकर के, और यही रीज़न है कि आज भी आप नंबर्स में देखोगे तो अच्छे खासे नंबर्स में ये बिकती है। चाहे फिर यामा की ये MT-15 हो, चाहे फिर जो फेयरिंग वाला वर्जन है R15, उसकी बात कर लो। तो हाँ, अभी तक ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा कह सकते हो लुक्स को लेकर के या रोड प्रेजेंस को लेकर के, वो बहुत अच्छा है। आज भी जैसे आप कहीं पे पार करते हो ना, तो जो नए बच्चे होते हैं स्कूल में 10th 12th, या जिनको मतलब कुल मिला के जिनकी ये ड्रीम बाइक है, जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी ये पहली पसंद होती है। अब 10,000 किलोमीटर 1 साल हो गए, तो इसकी क्वालिटी कैसी लगी? तो फिट एंड फिनिश, अगेन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार इसकी जो प्लास्टिक्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया था, आज भी बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ से मैं सरप्राइज हूँ कि आपको याद हो ना, लास्ट ईयर मुझे यामा ने MT-15 दी थी रिव्यू के लिए। तकरीबन मैंने उसको 1 महीने चलाई थी, तो 1 महीने में ही उसका ये वाला टेल का सेक्शन है ना, वो टूट गया था। और मुझे यही उम्मीद थी कि इसका भी कोई ना कोई पैर मार के तोड़ देगा। जब पिलियन बैठते हैं ना, तो उसका पूरा पैर यहाँ पे लग जाता है। बट सरप्राइजिंगली अभी 1 साल हो गए हैं, 10,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है, लेकिन ये एक बार भी नहीं टूटा है। मतलब यहाँ पे मुझे एक भी पैसे नहीं डालने पड़े। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, देखो अभी पूरा नीचे यहाँ पे हिल रहा है, मैं B-roll लगा दूंगा, बट टूटा नहीं है। इंडिकेटर्स देखो थोड़े से लूज हो चुके हैं 10,000 किलोमीटर में 1 साल में, बट ये भी सही है, टूटे नहीं हैं। ऐसे सेम फ्रंट के भी आप देखोगे तो थोड़े से लूज जरूर हुए हैं, बट कहीं से भी कोई सा भी ब्रेक नहीं हुआ है। ये पैनल्स थोड़े से हार्ड प्लास्टिक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े से ये और हार्ड होंगे, और ज़्यादा हार्ड होंगे तो क्या होगा, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बजने लगेंगे। एक चीज़ और आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, ये है राइस की रिजो जैकेट, और सिटी में मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी मैं कभी वीकेंड राइड करता हूँ, या कहीं भी अगर मैं राइड कर रहा हूँ सिटी में ही इवन क्यों ना हो, तो मैं ये जैकेट यूज़ करता हूँ। अभी भी देखो प्रॉपर मतलब आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, ये जैकेट मैं कंफर्टेबल होकर पहन पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि बहुत लाइट वेट जैकेट है। अब ऐसा आपको फील नहीं हो कि आपको ये राइडिंग जैकेट पहने हुए हो, है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप नॉर्मल अपने कोई भी जो जैकेट होती है उसके जैसे पहन सकते हो, और प्रॉपर आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। इसमें देखो यहाँ पे एल्बो में, शोल्डर में और बैक में लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिलती है CE सर्टिफिकेशन के साथ, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पूरा यहाँ पे मैश है, तो एक वेंटिलेशन भी होता रहता है। जैसे धूप में आप खड़े हो या आप कहीं सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो ना, तो वेंटिलेशन अच्छा रहता है, तो आपको गर्मी नहीं फील होती। कुल मिला के बहुत ही ईजी टू यूज़, और बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हैं। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट है ना, ये सारे एडजस्टमेंट हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा सा बल्की हूँ, तो उस हिसाब से ये है, देख सकते हो। ये एक्सेल साइज़ है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। बहुत अच्छी जैकेट है भाई, मतलब बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इवन देखो पूरा ये डेनिम कलर मैंने लिया है, तो ये मेरी, ये देखो डेनिम के साथ पूरा मैच भी हो रहा है। ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि जैसे आपके पास MT-15 है, कोई भी बाइक जो कि आप सिटी में या वीकेंड में फ्रेंड्स साथ राइड करने के लिए यूज़ करते हो, तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपनी राइडिंग जैकेट अपनी सेफ्टी के लिए भी रख लो। हेलमेट तो ऑब्वियसली बात है आपको रखना ही है, उसके साथ एक जैकेट या फिर कोई ग्लव्स आप ले सकते हो। दोनों के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। राइज मोटो की वेबसाइट है, साथ ही साथ में एक डिस्काउंट कूपन भी है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में ऐसा है कि ये बाइक ना मुझे बहुत पसंद है। रीज़न इसका ये है कि ये ना देखो इसमें आता है VVA, मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये अलग अलग RPM रेंज में अलग अलग टाइप की परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका RPM कम है, आप ये 6-7 हज़ार RPM से कम चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, तो आपको पावर बहुत कम मिलती है। बट इसी का फ़ायदा ये है कि आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है। यही रीज़न है कि मैं इसमें आराम से 50 का माइलेज निकालता हूँ, है ना। तो ये 50 का भी माइलेज देती है भाई। लेकिन आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 7,000 RPM से ऊपर चलाओ। जब इसका VVA का बड़ा वाला वेल्व ओपन होता है तो अच्छी परफॉर्मेंस भी देती है। तो इसी वजह से इसका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है कि भैया दोनों चीज़ें एक ही बाइक में, अच्छा माइलेज भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी है। अब मैटर ये करता है कि आपको चलाना कैसे है और कहाँ चलाना है, उस हिसाब से आप इससे परफॉर्मेंस या माइलेज निकाल पाओगे। वो एक चीज़ होगी। एक चीज़ हाँ, मिनिमम माइलेज कितना देती है, तो मिनिमम अगर आप बहुत स्ट्रेस करके चला रहे हो, आप है ना बिल्कुल थ्रॉटल पुल करके ही खींच रहे हो, फिर ये मुझे लगता है कि 30 के आसपास देती है। बाकी सही से चलाओ, है ना, सिटी और पूरा एक कॉम्बिनेशन करके 45, 50, 55 तक का भी दे देती है। बट हाँ 45, 50 एक अच्छा इसका आइडियल माइलेज है।
पिकअप की बात करो तो इनिशियली हाँ थोड़ी सी लैग लगती है, लेकिन एक अच्छे आरपीएम के बाद अच्छे से पुल होती है। गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, इंजन बहुत स्मूथ है ना। क्लच शिफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है, स्लीपर क्लच मिलता है बाइक में, है ना। 6 गियर का ट्रांसमिशन है, तो हाईवे में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। हालांकि हाईवे के लिए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि व्हील बेस जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, तो उतना स्टेबल नहीं रहती है, बट हाँ आप वीकेंड राइड कभी भी कर सकते हो। सीट स्पेस की बात करें तो राइडर के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, बट पिलियन के लिए स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, और थोड़ा सा नहीं, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ है कि जैसे आप कहीं कोई फ्रेंड वगैरह बैठ रहा हो तो ईजिली बैठ सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आप थोड़ा सा घर के कहीं बड़े लोगों को बैठाना है ना, तो फिर दिक्कत हो सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं मम्मी को लेके कहीं जाना है फॉर एग्जांपल, अब कार से जाने का मन नहीं है, आपको बाइक से लेके जाना है कहीं इधर उधर, तो इसमें बैठाने में दिक्कत होती है, फिर हमें स्कूटी से जाना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत छोटी सीट है, तो वो एक चीज़ है। हाँ एग्जॉस्ट का साउंड के बारे में देखो मैं ये बोलूँगा कि बेकार सा है, मतलब आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा एग्जॉस्ट के साउंड में। आप मतलब ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बट साउंड अगर अच्छा होता है, जैसे आप देखो ना आजकल पल्सर में अच्छा साउंड आता है, टीवीएस अच्छा साउंड देता है, बट यामा MT-15 या R15 में यार सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन जो है उसका साउंड अच्छा नहीं है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, फ्रंट रियर दोनों में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, तो ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, बाइट अच्छी मिल जाती है, टायर्स की ग्रिप इवन अच्छी है। हालांकि मैंने इसमें टायर्स अपग्रेड कर दिए थे, ये राइस का ही टायर डला हुआ है, राइस का ट्रेस R टायर है ना। सर्विस कितनी हुई, तो सर्विस का भाई ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, टोटल 3 सर्विस हो चुकी है ना, और 3 सर्विस में लगभग हर सर्विस में 1200-1300 रुपये लगे हैं। तो और 1200-1300 किस में लगे हैं, 1200-1300 लगे हैं इसके इंजन ऑयल में, और जैसे कि आप चैन क्लीन करा रहे हो, वॉश वगैरह हो रही है, तो ऐसे करके 1200-1300 रुपये का कॉस्ट आता है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। अभी जो लास्ट सर्विस हुई उसमें 1700 रुपये या 1600 रुपये लगे। कोई भी इंजन में अभी तक काम नहीं हुआ है, इंजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्लच प्लेट भी अभी तक सही है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। हाँ एक दिक्कत जो अभी तक है वो ये है कि इसका जो हैंडल है ना, हैंडल के जो अंदर छोटे छोटे कुछ बेरिंग्स होती हैं वो दिक्कत कर रही है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बाइक एक साइड भग रही है, तो वो अभी सर्विस में अभी मतलब दिखाऊंगा, या मे बी नेक्स्ट वीक, तब वो क्लियर हो जाएगा। तो ये मे बी चलाने की वजह से हुआ होगा, क्योंकि कोई मेरा छोटा भाई चलाता है, कभी कोई और चला लिया है ना, स्टाफ मेरे कभी कभी चला लेते हैं, तो वैसा करके तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जो कि अगेन ये सॉल्वेबल है, और ये बाइक की फॉल्ट नहीं है, ये आपके चलाने के ऊपर है, कहीं कूद गई होगी गड्ढों में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। हेडलाइट की बात करें तो लाइट LED में है, लेकिन रोशनी जो है ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, ना ही बहुत ख़राब है, मीडियम साइड है। मतलब कहीं अगर आप ज़्यादा क्रूजिंग करते हो, ज़्यादा आप ऐसे रोड में चलते हो जो बहुत ही डार्क होते हैं, है ना, कुल मिला के हाईवेज करते हैं, तो मे बी आपको एक छोटा कुछ यहाँ पे लाइट लगाने की जरूरत पड़ जाए। तो एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे आप ये क्रैश गार्ड देख पा रहे होगे, है ना, ये देखो क्रैश गार्ड, तो आपको बता दूँ ये बिल्कुल काम के नहीं है, मतलब ये ऐसे ही लगे हुए हैं, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है कि लगाना दूसरा कुछ अच्छा प्रोटेक्शन के लिए क्रैश गार्ड लगाऊं, बट ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी प्रॉपर ये सिटी में जा रही है, इधर उधर जाती है, बस बाकी टाइम में खड़ी ही रहती है। जो भी इसने ओडोमीटर में आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग में इसने मतलब स्टार्टिंग में ही चली थी उतनी, तो ये अच्छे नहीं है। अच्छे ना होने के रीज़न ये है कि ये उतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं है, और ये मतलब जब बैठ के आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, मतलब आपके ये फुट को ना कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इंजन को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं, बट जैसे होता है ना कि आपके पैर को ये नहीं बचाने वाले, ये आप देख सकते हो आपके पैर बिल्कुल बाहर ही होते हैं, है ना, इंजन को जरूर बचाएंगे। पर एक चीज़ ये भी है कि इनका जो माउंट है ना, अगर मैं ध्यान से आप ये जो माउंट है इसका, वो इंजन के माउंट में ही है, तो गलती से अगर डैमेज होगा तो आपके इंजन का माउंट भी डैमेज हो सकता है, इसलिए ये रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मिरर की देखो बात कर लेते हैं, तो मिरर कैसा है कि मिरर छोटे हैं और उतना अच्छा विज़न नहीं आता, बट आपका काम हो जाएगा। आधा पार्ट हालांकि शोल्डर आपका कवर होता है, बट ठीक है, मतलब आपको विज़न मिल जाता है। इसमें ना यामा का कनेक्ट भी आता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलती है ना, बट मैंने बस सुना है, आज तक यूज़ नहीं करा भाई, मतलब 1 साल से ऊपर हो गए हैं, कभी मैंने टेस्ट करने के लिए भी यूज़ नहीं करा। स्टार्टिंग मैंने बोला था कि टेस्ट करने के लिए कभी यूज़ करूँगा, बट कभी यूज़ नहीं करा। एक बार शायद मैं कुछ इंस्टॉल करने की कोशिश करी, वो ऐप ही इंस्टॉल नहीं हुआ, है ना, तो मतलब बहुत ही गंदी चीज़ है, वो किसी काम का नहीं है ना। बट ओवरऑल ये जो डिस्प्ले है वो अच्छा है, मतलब आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक सब कुछ दिखा देता है, फ्यूल गेज सब कुछ दिखता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हैंडल बार ये सिंगल पीस वाले पूरे हैंडल बार हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी कंफर्ट राइड देते हैं। अब एक चीज़ और है कि इसका सस्पेंशन ना हार्ड है थोड़ा, मतलब स्टिफ है, तो स्टिफ सस्पेंशन का देखो कहीं कहीं पर डिमेरिट, अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब रोड में इसको लेके जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जर्क फील होने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यूसली 10, 15, 20 किलोमीटर चला लो ख़राब रोड में, तो आपको ना पूरा एक
सीट में ऐसा लगेगा वाइब्रेशन हो रहा है। बाकी इसका फ़ायदा ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस देती है, कॉर्नर्स में आप अच्छा लीन कर पाते हो क्योंकि सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है, तो कुछ थोड़ा फ़ायदा भी है स्टिफ सस्पेंशन का, तो कुछ नुकसान भी है। आई होप आपको जो बेसिक डाउट है ना वो क्लियर हो गया होगा। सर्विस कॉस्ट आपको पता लग गया, लगभग आप ये समझ लो कि इस 10,000 किलोमीटर में मेरे आप 4500 रुपये के आसपास लगे होंगे, है ना, जो कि बिल्कुल जायज़ है, इतने लगने चाहिए। अब लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स लगी मुझे। पहली प्रॉब्लम तो यही है, देखो कि यार इसका जो व्हील बेस शॉर्ट है ना, तो कहीं अगर आप इसको लेके हाईवे में जाते हो ना, मैंने बहुत बार नोटिस करा है क्योंकि कभी कभी हमने इसको आसपास हाईवे में या स्पीड करने की कोशिश करी, तो अगर ट्रैक होकर निकलते हैं ना तो थोड़ी सी बाइक लहराती है, बहुत शॉर्ट व्हील बेस है इसकी वजह से। अगर आप सिंगल हो तो स्पेशली ज़्यादा लहराती है, तो वो एक पहला एक इसका जो है वो डिमेरिट आ गया। दूसरा डिमेरिट है कि जो फिट एंड फिनिश है, जो प्लास्टिक के पैनल्स हैं, फिट एंड फिनिश नहीं बोलूँगा, प्लास्टिक की बात करता हूँ मैं, प्लास्टिक थोड़ी और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बाकी फिट एंड फिनिश तो ठीक है, तो और अच्छी बात होती और मज़ा आता। अब यार थोड़ा सा R15 से कंपेयर कर लो तो R15 और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है भाई, बस एक ही अंतर है कि वो एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है और ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, बस इतना सा डिफरेंस है। दोनों को आप जाके चला के देखो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हो कि भाई कौन सी खरीदें, तो दोनों को आप चला के देखो, जिसका पोस्चर, जिसका जो स्टाइल है, जिसको ज़्यादा चलाने में मज़ा आया आप वो ले लो। एक और क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आता है कि क्या ये MT-15 छपरी मोटरसाइकिल है? बहुत कमेंट मैंने देखे हैं, लोग बोल देते हैं क्या ये छपरी बाइक है या ये छपरी बाइक है, ये क्यों खरीदी? तो देखो इसका सिंपल सा जवाब ये है, हालांकि मैंने इसके ऊपर रील बनाई हुई है, इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो। तो सिंपल सा जवाब ये रहेगा कि देखो कोई बाइक छपरी नहीं होती, जो राइडर होता है ना वो छपरी होता है ना, मतलब राइडर जैसे चलाते हैं वो एक छपरी कैरेक्टर बन जाता है। अब मोस्टली वो जो राइडर्स होते हैं ना वो MT-15 या R15 या KTM इसी में ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको इसका लुक बहुत पसंद है ना, परफॉर्मेंस भी उनको चाहिए, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा बजट नहीं होता कि वो एक, है ना, एक मल्टी सिलेंडर बाइक ले पाए या बड़ी बाइक ले पाए, तो वो छोटे में ही अपना जो है वो पूरा शौक भी करते हैं, छपरीपना भी करते हैं और मज़ा भी आता है उनको। तो इसलिए इन बाइक का थोड़ा सा नाम बदलाना, बट ऐसे कोई छपरी बाइक नहीं है, मैं भी चला ही रहा हूँ, बहुत लोग इसको अच्छे राइडर भी चलाते हैं। तो हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।